हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके सभी स्टूडेंट का आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जनरल टेस्ट में 3 पार्ट होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग होता है, जनरल मैथ और जीके जीएस होता है। हमारे यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे क्लास और हमारे साथ जुड़ने के लिए आने से पहले हम बता दें कि हमारा ये जो है सोशल मीडिया हैंडल, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल ऐप भी हमारा प्ले स्टोर पे आ गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि हमारा आगे वाले बैचेस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और हमारे द्वारा यूट्यूब पर जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका PDF अगर आप लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, प्रिस्टाइन क्लासेस नाम से वो भी है। और कोई भी क्वेरी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने, तो हम अपने क्वेश्चनों पे जाने से पहले आपको बता दें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है। आंसर पेपर पैटर्न के बारे में आपको समझाना चाहेंगे। 28 क्वेश्चन आता है जिसमें कि 25 क्वेश्चन करना मस्ट है। 28 क्वेश्चन में आपको 3 कैटेगरीज मिलेगी। फर्स्ट कैटेगरी होती है जनरल मैथ, सेकेंड होती है रीजनिंग, थर्ड होती है जीके एंड जीएस। इन तीनों कैटेगरीज को मिला के आपको 25 क्वेश्चन करना मस्ट है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जैसा कि पेपर में आपको पता भी चल जाएगा और मैं भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह है हमारा फिगर, पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन विच फिगर एक्स इज इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब होता है इंक्लूडेड, उसमें जो जुड़ा है, मतलब इस चित्र को इन ऑप्शन में क्या किसी न किसी ऑप्शन में क्या है आपको दिया गया है, आपको उसको चूज करना है। तो इस वाले फिगर का तो कोई मतलब लक्षण ही नहीं दिख रहा है, इसमें इस प्रकार का फिगर ही नहीं दिख रहा है। इस वाले को तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, 4 ऑप्शन को, थर्ड को भी कैंसिल कर दीजिए। ये हमको दिख रहा है सेकेंड में। किस में दिख रहा है? सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर। कह रहा है कि इफ द टाइम इन एन एनालॉग क्लॉक इज 7:45 देन व्हाट इज द टाइम शोन बाय द सेम क्लॉक इन द मिरर। मिरर तो सब लोग देखे होंगे। मिरर में अगर घड़ी के जो दीवार घड़ी होती है, ऐसा होता है, आप लोग के घर में भी होगा, सबके पास होगा। इसको कह रहा है कि मिरर में इमेज बताना है, अगर कितना हो रहा है 7:45 हो रहा है। ठीक ना, या तो आप इस तरह से बना लीजिए या एक इसका फार्मूला भी होता है। आप सीधे क्या करेंगे, 1160 में से घटा दीजिए। जैसे 1160 माइनस 745, तो इसका मिरर इमेज निकल जाएगा। क्या है देखिए, 15 और 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राखी मूव टुवर्ड साउथ ईस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, देन सी मूव टुवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल एज डिस्टेंस of 15 meter. From here she moved toward northwest a distance of 10 meter and finally she moved distance of 5 meter toward east and stood at that point. वहाँ पे रुक जाती है। How far shortest distance is the starting distance from the where she stood. हम जानते हैं जैसा कि कितना दिशाएं कुल कितनी होती हैं, 4 होता है। हम ऐसे बना लेते हैं। ये जानते हैं आप क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट एंड ये होता है वेस्ट। 4 सब साइड भी होता है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट एंड साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कर रहा है कि राखी मूव टुवर्ड ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्टेंस। तो साउथ ईस्ट डिस्टेंस मान लीजिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। इस पॉइंट का है साउथ ईस्ट डिस्टेंस, ये मान लेते हैं। ठीक, ये कितना ट्रेवल कर रही है राखी, 10 मीटर। कितना ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। ठीक, हम ऐसे लिख लेते हैं 10 मीटर। नेक्स्ट क्या कहा है कि देन सी मूव टुवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस 50 मीटर। फिर इस पॉइंट से वेस्ट की साइड 15 मीटर जा रही है, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट जब आएगी तो इसका वेस्ट इस साइड हो जाएगा, ऐसे। ठीक, ये कितना है, 15 मीटर। फ्रॉम हियर सी मूव टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब इस पॉइंट से
भी इसको कहाँ जाना है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए किधर है, इस साइड है। तो हम इस साइड पे कितना ले जाएंगे, इसको 10 मीटर ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे, 10 मीटर। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये दो साइड क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेम है, 15 मीटर है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, फिर अभी भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ से क्या है कि 10 मीटर फाइनली मूव डिस्टेंस 5 मीटर टुवार्ड द ईस्ट। यहाँ से अब इसको 5 मीटर चलती है, यहाँ से अंत में लास्ट में कितना चलती है, 5 मीटर। कितना चली, 5 मीटर। अब हम यहाँ से जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ पे भी 15 मीटर होगा। तो जब 15 मीटर होगा तो इस पॉइंट से हम अगर मान लीजिए यहाँ पे हम खींच देते हैं, कोई एनसीएंट रे खींच दे, ये कितना है, 15 मीटर, और 5 मीटर दिया है, तो एक इस और इस बीच, इसके बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तभी तो मिला के कितना हो जाएगा, 15। तो यही पूछा है, कह रहा है कि हाउ फार शॉर्टेज डिस्टेंस इफ इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ जहाँ से वो खड़ी है वहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है, तो कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग का कोड दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग का कोड। देखिए आपको एकदम आसान लगेगा, स्ट्रिंग का कोड पहले लिख लीजिए। स्ट्रिंग का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए एस के सामने है तो इसको सामने सामने लिख लेते हैं। एस का दिया है परसेंटेज, फिर क्या दिया है, टी का दिया हुआ है इक्वल, आर का क्या दिया है, आर का दिया है स्टार, आई का क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, एन का क्या दिया हुआ है, डॉलर, जी का क्या दिया हुआ है, डिवीजन। इसी प्रकार प्रेस का भी दिया हुआ है हमारे पास, प्रेस का भी हम लिख लेंगे। प्रेस का भी क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, प्रेस का दिया हुआ है, पहला का क्या, पी का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है स्टार, एंड ए का क्या दिया हुआ है, एट द रेट एंड मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिए इसमें इतना सिंपल है कि इसमें क्या दिया हुआ है, सीधे सीधे सिर्फ दिया हुआ है कि जिसके सामने जो है वही इसका क्या है, कोड है। ठीक ना। तो आइए, पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है ग्रैप्स का। क्या पूछा है, ग्रैप्स का। तो हम लिख सकते हैं अब, जी का कहाँ, इसमें जी कहीं दिख रहा है, जी का है, देखिए ये पे डिवीजन, जी का क्या हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है। जी के बाद आर है, आर का क्या दिया हुआ है, देखिए दोनों में जो रहेगा तो वही कॉमन होगा। आर का क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है, इसमें है नहीं लेकिन यहाँ पे है, ए का दिया हुआ है एट द रेट। आई का देखिए दोनों में दिया है, आई का क्या दिया है, निगेटिव दिया है, यहाँ पे कैसे, ई का क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन, एंड एस का दिया हुआ है परसेंटेज। मैच कराइए, कोई ऑप्शन मिलता है। देखिए डिवीजन के बाद 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, स्टार, स्टार के बाद एट द रेट किस में है, थर्ड में है और फर्स्ट में है। फिर उसके बाद एट द रेट के बाद माइनस किस में है, एट द रेट के बाद क्या था, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन मार्क, पी का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, यहाँ पे गलती हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब मिलाइए, तो हमको लग रहा है कि इसमें सी दिख रहा है हमको। ठीक, थर्ड ऑप्शन पढ़िए, 10 सेकेंड दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। करे इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन, रानी इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कृष्णा इज 15 फ्रॉम द राइट। दे एक्सचेंज देयर पोजिशन एंड देन रानी बिकम्स 19 फ्रॉम टू द लेफ्ट एंड फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ द करिश्मा फ्रॉम द राइट एंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक रो है, एक रो इस साइड क्या होता है, लेफ्ट, अपना लेफ्ट अपना होगा, अपना राइट इस बोर्ड का भी राइट होगा। ठीक ना। ये लेफ्ट एंड है और ये क्या है, राइट एंड है। कह रहे कि करिश्मा 11th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इस साइड से 11th है, यहाँ पे मान लीजिए 11th है पोजीशन है, ये कौन है, रानी, रानी है। और करिश्मा 15 फ्रॉम द राइट, यहाँ से मान लीजिए ये है 15, कौन है, करिश्मा।
अब ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों। तो जब ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो रानी आ जा रही है इनके स्थान पे, तो इनका जब न्यू प्लेस हो रहा है रानी का, लेफ्ट से कितना हो जा रहा है 19, कितना हो जा रहा है 19। अभी इसके स्थान पे कौन आ जा रहा है, करिश्मा आ जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मेंबर इन द रो। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। टोटल में क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू कितना होता है टोटल। -1 इसलिए है क्योंकि दोनों का पोजीशन एक बार पहले इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो कितना है, मान लीजिए हम पहले रानी का ही निकाल रहे हैं, तो 19 जब यहाँ से इस वैल्यू पे पोजीशन पे आई थी कितना हो जा रहा है ये 19। अब इस प्लेस पे आने के बाद इसका 19 हो जा रहा है, तो इससे पहले कौन सा था 15 था, तो इसका मतलब इस साइड कितने थे 14 चिल्ड्रेन ऑलरेडी बैठे हुए थे, ठीक ना। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 19, मैंने बताया 19 प्लस 15 -1 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब पूछा है कि पंक्ति के दाएं छोर से करिश्मा का न्यू स्थान क्या होगा। तो करिश्मा को इस वैल्यू अगर इस पोजीशन पे बैठाएंगे तो यहाँ तो पहले इसके साइड इसके लेफ्ट में कितना थे 10 बच्चे थे, इस पोजीशन पे आने के बाद 11 हुआ है। तो इसी 10 को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो करिश्मा का न्यू प्लेस निकल जाएगा, पोजीशन निकल जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 33 - 10 इक्वल टू कितना हो गया 23। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 1 मिनट दे रहे हैं, पढ़िए। ये ब्लड एंड रिलेशन का सवाल है, इसको भी आपको एक ऐसे शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है सीमा इज द नीस ऑफ अक्रम, अक्रम्स मदर इज रीना, कमला इज रीनाज मदर, कमलाज हस्बैंड राकेश, मंजू इज मदर इन लॉ ऑफ राकेश, रवि इज द हस्बैंड ऑफ रीना, हाउ इज रवि रिलेटेड टू द राकेश। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम इस पे यहाँ पे हम मेल को कैसे दर्शाएंगे, मेल को हम स्क्वायर से दर्शाएंगे, ठीक। फीमेल को कैसे दिखाएंगे, फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे, और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए 1 रो और हस्बैंड और वाइफ के लिए कितना रहेगा 2nd रो से हम ज्वाइन करेंगे। अकरम की माँ रीना है, तो हम अकरम को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, AK से हम लिख लेंगे। इनकी माँ कौन है, रीना है। अकरम की माँ कौन है, रीना। तो पता चल गया माँ है तो क्या है, फीमेल है, रीना लिख लेते हैं, रीना को RI लिख लेते हैं हम। अब अकरम का हमको क्या जेंडर नहीं पता चला है, ठीक ना, रीना। तो जब इसकी माँ है तो इसका कोई ना कोई हस्बैंड भी होगा क्योंकि पापा होंगे ही जरूर। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक हम पीढ़ी बना देते हैं, एक, ठीक। जब ये क्या हो गया, ये शादीशुदा है, हम इसको डबल रो से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नेक्स्ट, रीना की माँ कमला है। अब इसी रीमा की क्या माँ भी है, एक कौन है, कमला माँ है, तो इनको भी हम फीमेल है तो हम भी इनको भी सर्कल कर लेते हैं। रीना की माँ कमला है, कमला के पति राकेश है, इनके भी पति का नाम क्या है, राकेश है। राकेश को हम RA से डिनोट कर देते हैं। मंजी राकेश की सास है, मंजी राकेश की सास है। राकेश की सास की मतलब क्या होगा, कमला की माँ, कमला की माँ कौन है, मंजी। रवि रीना के पति हैं, रीना के पति का नाम क्या है, रवि, रवि लिख लेते हैं। रवि राकेश से कैसे संबंधित है, तब यहाँ पे देखिए रवि राकेश से कैसे संबंधित है। रवि राकेश क्या है, रीना रवि के पत्नी का क्या है, पिता है, तो कौन सा हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि रवि राकेश से कैसे संबंधित है, तो रवि राकेश से संबंधित है, ये इनके बेटी का क्या है, हस्बैंड है, तो क्या हो जाएगा सन इन लॉ, दामाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा सन इन लॉ। फिर से आया, देखिए मिरर फिगर आया है। करे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मिरर में एक चीज ध्यान देना होता है कि जो पास की चीजें होती है वो क्या होती है, जस्ट उसके तुरंत पास होती है। हम अगर मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा बॉडी उनके सामने होता है, हमारा डिस्टेंस भी मिरर के डिस्टेंस में क्या होता है, उस साइड इस साइड दोनों बराबर होता है।
अगर देखा जाए तो, ठीक ना। तो मिरर में क्या है कि जो चीज़ पास है वो पास आएगा, जो चीज़ दूर है वो दूर आएगा। अब मिरर में तो उल्टा दिखेगा ही दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, जो आकृति है छोटे छोटे ये सब बने वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसी चीज़ का हम देखें अगर मिरर के हिसाब से देखें तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग को लग रहा है। तो देखिए ये मिला है नहीं, इसका देखिए दोनों में एरो बना है, लेकिन इस साइड दोनों में एरो नहीं है। ये देखिए पहले अगर इससे मिलाएंगे तो ये तो इससे सेम लग रहा है, तो ये तो मिरर हुआ ही नहीं। इसमें देखिए कोई लॉजिक ही नहीं है होने का, ठीक ना। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि क्या होगा, 4 होगा। आप लोग बताइए कौन सा होगा जी, 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन द ऑप्शन वैल्यू कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहले हम फर्स्ट फिगर से देखते जाएं, या तो हम क्या देखें, ऐसे देख लें, या तो हम इसको ऐसे देखें, ठीक ना। बताइए आप लोग को कुछ क्या लग रहा है। देखिए थर्ड ऑप्शन का तो कोई चांस ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सारा क्या है देखिए, इसमें इस वाले फिगर को देखेंगे तो क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर कर दिया है। तो थर्ड हम पहले ऑप्शन, ऐसे फिगरों में जब आता है तो ज़्यादातर हम कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन, ठीक ना। ऑप्शन को कैंसिल करने का भी तरीका से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को ले लीजिए, देखिए क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए ऊपर रो है, ये भी ऊपर रो है, लेकिन इसका और इसका क्या हुआ, चेंज हुआ है। फिर ये नीचे हुआ है, तो फर्स्ट जैसा क्या है इसका पोजीशन, मतलब एक बार ये चेंज हो रहा है तो एक बार ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। देखिए पहले से और थर्ड से मिलाइए, पहले से और थर्ड से मिलाइए, तो इसमें भी पहले से और थर्ड से मिला लीजिए। तो पहला का देखिए ये सेम है, ये बस पलट दीजिए इसको, तो पहला का ये जो नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिस्टाइन क्लासेस में, जहां आज हम लोग करेंगे एनसीटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 पे डिस्कशन। तो चलिए उससे पहले आप लोग हमारे कुछ बैचेस के बारे में जान लीजिए, जो एनसीटी के लिए ग्रुप 2.0 बैचेस 2026 के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड और भी बहुत सारे बैचेस हैं। इसके साथ ही आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस और क्लासेस नोट, टेस्ट सीरीज, ई बुक तथा फेस टू फेस गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि द इंडिया गवर्नमेंट स्कीम ऑफ स्वावलंबन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे पूछा है कि जो भारत सरकार की स्वावलंबन योजना है, ठीक है, वो मतलब किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया कि जो भारत सरकार की स्वावलंबन योजना है, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर बनने की योजना कह सकते हैं। स्वावलंबन का मतलब क्या होगा, आत्मनिर्भर, यानी भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर बनने की योजना है, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनने की योजना है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्किल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है इंश्योरेंस, तीसरा एजुकेशन और चौथा क्या है पेंशन। तो यानी 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला आप लोग देखिए कौशल विकास भारत सरकार ने क्यों मतलब लाया था। तो ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने कौशल विकास इसलिए लाया था क्योंकि इससे क्या हो सके, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, युवाओं को क्या किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके, साथ ही इनको रोजगार को अवसर प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो कौशल विकास योजना इसलिए लाई गई थी। दूसरा, भारत सरकार ने इंश्योरेंस किस लिए, तो भारत सरकार इंश्योरेंस भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फसल बीमा, ठीक है, कह सकते हैं फसल बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आवास जैसी बहुत सारे क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार ने क्या की है, लाई हुई है। अब तीसरा यहाँ पे पूछा है एजुकेशन, तो क्या ये स्वावलंबन योजना एजुकेशन से संबंधित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने एजुकेशन के लिए जो योजनाएं लाई थी वो कह सकते हैं हम लोग का कौन सा है, मिड डे मील। कौन सी योजना है, मिड डे मील। और तीसरा कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। तो हम कह सकते नहीं, लेकिन जो भारत सरकार की स्वावलंबन योजना वो किससे संबंधित है, पेंशन से क्यों संबंधित है। तो लेकिन किन क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार की क्या जरूरत पड़ी कि स्वावलंबन योजना स्टार्ट करना पड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत में, यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप जो पेंशन है, हम लोग के यहाँ वर्कर्स जो होते हैं,
वो कार्य करने वाले लोग दो तरीके से होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज होते हैं, दूसरा इनऑर्गेनाइज होते हैं। यानी एक संगठित होता है, दूसरा क्या होता है, असंगठित होता है। एक क्या होता है संगठित, दूसरा क्या होता है असंगठित। हम ये कह सकते हैं जो एक संगठित होता है, दूसरा असंगठित होता है। तो जो संगठित होते हैं उनका तो फिक्स होता है कि उनके पास क्या है, वो डेली बेसिस पे के बाद कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो सरकार ने इनके लिए क्या लाया, स्वावलंब पेंशन योजना लाया। क्या सरकार ने क्या लाया, स्वावलंब योजना। सरकार ने इनके लिए क्या लाया, सरकार ने इनके लिए क्या लाई, तो स्वावलंबी योजना लाई, जिसके तहत यह किया गया कि जो भारत में वर्कर्स होंगे उनके पर मंथ क्या लिया जाएगा, उनसे 1000 रुपए लिए जाएंगे। और जब उनकी एज 60 हो जाएंगी, यानी उनकी एज कितनी हो जाए, 60 प्लस हो जाएगी, तो उनके खाते में 1000 से 5000 के बीच में पैसे दिए जाएंगे। और तीसरा प्रोसेस के इसी जो स्वावलंबी योजना है, इसी को 2015 में मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। ठीक, तो यहाँ तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो आते हैं, पहला देखते हैं, भारत सरकार की स्वावलंबी योजना यानी स्किल से संबंधित नहीं है, कह सकते हैं बीमा से संबंधित नहीं है, शिक्षा संबंधित नहीं है, तो संबंधित किससे है, पेंशन से। यानी ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब क्वेश्चन जो दूसरा है उस पे आते हैं। क्वेश्चन दूसरा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यूज टू करेक्ट एसिड, यानी कि मैटिज्म। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो हम लोग को अस्थिर दृष्टि दोष सुधारने के लिए हमें कौन से लेंस की आवश्यकता होती है। तो जो अस्थिर दोष होता है उसको सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अस्थिर, पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि लेंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि अस्थिर को मतलब अस्थिर दृष्टि दोष हो जाने पे सुधारने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो पहला हम लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो अस्थिर दृष्टि दोष होता है उसको सुधारने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस जो होता है, तो अस्थिर जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, तो ये हमें जनरली यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। किसमें यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो जो ये क्या होता है कि जनरली ये क्या होता है कि इसके जो साइड वाला ये एरिया होता है, बीच में ये क्या होता है, काफी पतला होता है। इसका जो साइड वाला एरिया होता है ये हमेशा क्या होता है, मोटा होता है। और इसके बाद बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसके ये ऊपर का क्या होता है, एरिया जो होता है ये पतला दोनों होता है, वही जो बीच वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो अवतल लेंस होता है इसको देखने के लिए किसका, ये क्या दूरदृष्टि दोष के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये किसके लिए था, निकट के लिए यूज होता है, और ये क्या होता है, ये हमेशा निकट के लिए यूज होता है, और ये जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, दूर के लिए। यानी कि हमारा यहाँ पे पूछा कि अस्थिर के लिए, तो अस्थिर के लिए तो बात करते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है क्या है कि यहाँ पे कैलेंड्रिकल लेंस दिया गया है। तो जो बेलनाकार लेंस होता है ये किस लिए यूज होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपका, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है अस्थिर, जब कोई चीज आप मतलब कि आपको कोई चीज क्लियर नहीं दिखता, तो ये लेंस समय के साथ क्या मतलब कि परिस्थितियों का अकॉर्डिंग ये मतलब दिशा के साथ ये क्या होता है, बेलनाकार लेंस जो होता है ये परिवर्तित होता है रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये लेंस होता है बेलनाकार, ये क्या होता है कि अस्थिर दृष्टि के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही तो चौथा दिया है, तो इससे आप लोग क्या होता है कि किसी भी सूक्ष्म, ये उत्तल लेंस का ही एक रूप होता है जिसमें काफी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है, जिससे इसी लेंस के द्वारा हम लोग को क्या बनाया जाता है, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफायर ग्लासेस जो होती हैं, ये क्या होता है कि इसी जो उत्तल लेंस का दूसरा होता है उसी के द्वारा क्या होता है, बायो कॉन्वेक्स जो होता है, बाई कॉन्वेक्स जो होता है लेंस होता है, इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो अवतल लेंस हमें दिया है इसका यूज किस लिए होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मेरा पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कट गया। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस का यूज किस लिए किया जाता है, तो हमें दूर की चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कट गया। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे जो दिया है
तीसरा ऑप्शन जो लेंस दिया है बेलनाकार लेंस, वो ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से क्या है यहाँ पे सही है, क्योंकि ये दिशा के साथ साथ ये लेंस का जो होता है ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति का एक अस्थिर मतलब कि नंबर जो होता है दिक्कत दूर या पास का देखने में अस्थिर नहीं होता है, तो यहाँ पे बेलनाकार लेंस उसको क्या करता है, समय के साथ या दिशा के साथ परिवर्तित करता रहता है, आवश्यकता पड़ने के अनुसार वो बदलता रहता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये दिया है, तो इससे हम लोग क्या होता है सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो पूरी तरीके से क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब आगे आते हैं इससे पहले तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर धात्विक खनिज है। क्या पूछा है, गैर धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, यानी जो मतलब गैर धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो पूछ रहा है कि इसमें से जो मतलब कि धातु, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं धातु क्या होता है, और इसके बाद यहाँ पे पूछा कि गैर धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पे नॉन मेटलिक, ठीक है, मिनरल्स नहीं है। यह पूछा क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल्स नहीं है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गैर धात्विक पूछा यहाँ पे, यानी नॉन मेटलिक, ठीक है, मिनरल्स का एग्जाम्पल्स निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर पहला दिया, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं। चूना पत्थर का जनरली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे इंडस्ट्री में, कहाँ पे, इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद माइका, आप लोग माइका का जनरली यूज क्या होता है, तो ये एक प्रकार से विद्युत में यूज होता है। किसमें यूज होता है, विद्युत में। और तीसरा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्साइट पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉक्साइट ये क्या है, एक प्रकार से एल्युमिनियम का, सॉरी एल्युमिनियम का क्या है, एक प्रकार से एल्युमिनियम का क्या है, ये अयस्क है, क्या है, अयस्क है। इसके बाद गंधक जो होता है जनरली, और गंधक जो होता है, ठीक है, ये गंधक क्या होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रकार से गैर धात्विक, यानी जनरली ये एक प्रकार से क्या है, सॉरी गैर धात्विक। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि गंधक भी एक प्रकार से क्या जनरली यूज किया जाता है अधात्विक के रूप में, क्या है, एक प्रकार से अधात्विक के रूप में। यानी इसमें से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर धात्विक का उदाहरण नहीं है, तो गैर धात्विक यानी जो धातु ना हो, तो एल्युमिनियम जो होता है उससे क्या होता है, जनरली आवाजें आती हैं, सभी लोग सुने, तो एल्युमिनियम की खासियत होती है कि उसको जब भी हम लोग कुछ करेंगे तो उससे आवाजें आती हैं। जब उससे आवाजें आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है उस वो क्या है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही एक रूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है वो पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एस ब्लॉक के बारे में दिया गया है। एस ब्लॉक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली धातु होते हैं। वहीं पे नीचे दिया है डी ब्लॉक के बारे में, और यहाँ पे पी ब्लॉक है, और नीचे वाला जो ब्लॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तो सभी को क्लियर। यानी इधर के साइड का जो दो ग्रुप होते हैं, इसमें टोटल ग्रुप कितने होते हैं ये सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ग्रुप होते हैं वो कितने ग्रुप होते हैं, तो टोटल 17 ग्रुप नहीं, 18 ग्रुप होते हैं, नहीं 17 ग्रुप होते हैं। एक सेकेंड, टोटल इसमें ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप कितने होते हैं, तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, तो पीरियड जो होते हैं हम लोग का 7 पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला ये जो पहला और दूसरा जो होता है ये हमारा जनरली क्या होता है, एस ब्लॉक कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है, एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जो साइड में इधर 13 से स्टार्ट होकर लास्ट 18 तक जाते हैं वो कितने तक होते हैं, तो वो हमारा पी ब्लॉक कहलाता है। कौन सा ब्लॉक कहलाता है, पी ब्लॉक। और यहीं पे नीचे वाला जो होता है ये डी ब्लॉक कहलाता है, और इधर कौन सा ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। और नीचे भी एक यहाँ पे भी जो होता है वो एफ ब्लॉक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन चौथा क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का द अपर पोर्शन, ठीक है, ऑफ द मेंटल ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मेंटल का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है। जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो मेंटल होता क्या है, तो जनरली आप लोग ऐसे समझिए, ये अपनी पृथ्वी है। सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अपनी पृथ्वी है। जब पृथ्वी को अगर बीच से भी काट दिया जाए तो यहाँ पे 3 लेयर बनते हैं। क्या होते हैं, 3 लेयर बनते हैं, जिससे हम लोग पृथ्वी का ऊपर का भाग बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग भूभाग बोल सकते हैं, या भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू प्रॉपर्टी। इसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमें मेंटल।
नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और इधर जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्रोड। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या किस भाग के बारे में पूछा है? तो क्वेश्चन हमारे इस भाग के लिए पूछा है। किसके भाग, कौन से भाग के लिए पूछा है? तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा है इस वाले भाग के लिए पूछा है, यानी कि मेंटल का सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, यानी मेंटल का मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेंटल है, यानी पूछा है कि मान लो ये मेंटल है, ठीक है। अब मेंटल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेंटल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अपर मेंटल, एक दूसरा क्या है? लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं इसे? एक अपर मेंटल, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर मेंटल। अब इसके जो अपर मेंटल होता है वो क्या होता है? तो अपर मेंटल जो होता है उसमें हम लोग 2 चीजें देख सकते हैं। अपर मेंटल के 2 भाग होते हैं, एक तो हम लोग बोल सकते हैं लिटोस्फीयर होता है। क्या होता है? लिटोस्फीयर। दूसरा क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। यानी 2 भाग होते हैं। अपर मेंटल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो लिटोस्फीयर होता है, दूसरा एस्टेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। तो यानी जो हम लोग को लिथोस्फीयर, तो हमारा आंसर इस हिसाब से कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि पहला नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली मेंटल का भाग ये नहीं होता। कुछ ये भाग क्या होता है? भू प्रॉपर्टी का भी हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन चौथा है वो पूरी तरीके से क्या है यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे जो मेसोस्फीयर है, तो ये कह सकते हैं कि मेसोस्फीयर जो है वो हमारा लोअर मेंटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेसोस्फीयर जो है हमारा किसका भाग है? तो लोअर मेंटल का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख दिया है एक्सोस्फीयर, ये वायुमंडल का हमारा सबसे पहला परत है। क्या है? एक्सोस्फीयर जो है वो हमारा क्या है? वायुमंडल का, हमारे वायुमंडल का क्या है? पहला परत है, ठीक है। एक्सोस्फीयर जो है हमारे वायुमंडल का क्या है? पहला परत है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? डी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है? तो वाई भारत मैटर्स, ठीक है। तो ऑथर ऑफ द बुक्स टाइटल, ठीक है, जो लेखक है वो कौन है? कौन सा बुक है? तो बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके लेखक जो हैं वो कौन है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर जो हमारे करंट टाइम पे क्या है? करंट टाइम पे क्या है? एस जयशंकर हमारे करंट टाइम पे क्या है? तो हमारे क्या है? विदेश मंत्री है। क्या है? विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर हमारे करंट टाइम पे विदेश मंत्री, उन्होंने ही ये लिखा कि वाई भारत मैटर नामक बुक को विदेश मंत्री के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परम, ठीक है, सीरीज, परम सीरीज, परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर। यानी इसमें से जो परम सीरीज और सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से हम पहला देख सकते हैं कि जो परम है 8000 सॉरी परम जो 8 है ये तो है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो है प्रथम स्वदेशी, क्या है? प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। यानी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो परम, ठीक है, पहला जो ये है 8 है, ठीक है, परम 8000 ना सर, ठीक है। प्रथम परम जो सुपर, ठीक है, 8000 जो है ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है। दूसरा इसका एडवांस वर्जन है, ये जो दूसरा है परम, ठीक है, ये दूसरा इसका एडवांस वर्जन है। इसी के बीच में ठीक है और भी भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर के वर्जन लाएंगे जिसमें से एक युवा भी है, लेकिन जो ये है, ठीक है, 9080 वाला, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो परम सुपर निम्नलिखित में से क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला यानी वर्जन्स नहीं है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 9080 वाला है वो नहीं है, बाकी युवा है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ तक पहला और तीसरा पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो पूरी तरीके से क्या है? यहाँ पे गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द कावेरी, ठीक है, कावेरी रिवर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ठीक है, कावेरी नदी के किनारे पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है, सिटी जो है, कावेरी नदी के किनारे पे स्थित है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो शहर का नाम दिया वो कौन से राज्य में स्थित है और कावेरी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कावेरी नदी के बारे में, किसके बारे में जानते हैं? कावेरी नदी जो है वो 2 राज्य से निकलती है, एक तो तमिलनाडु, दूसरा किधर जाती है? कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो यानी इसमें से देखा जाए कि कौन सा राज्य जो है कि हम जो गोरखपुर है वो क्या है? यूपी का एक जिला कह सकते हैं,
ठीक है। और दूसरा दिया है कि तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का भाग है। कहाँ का भाग है, तमिलनाडु का। और दूसरा क्या दिया हमें, राउरकेला, तो ये हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का पार्ट से। और ये जो है हमारा ग्वालियर यानी एमपी। ठीक है, जो ग्वालियर यानी एमपी दिया है, यानी 4 ऑप्शन में से हमारा जो ये पहला दूसरा ऑप्शन है ये क्या है, पूरी तरीके से सही है कि तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये जो राज्यों का ट्रिक होता है वो मतलब कि राज्य का काफी याद करना काफी कंफ्यूजन भरा होता है, तो हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं। ठीक है, उट उब पासी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो उट उब पासी एक ट्रिक है। ठीक है, पूछ रहा है क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ द इंडिया शेयर अ बॉर्डर विथ नेपाल, यानी कि कौन सा जो शहर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उसमें एक ऑप्शन, ये आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रिक है उट उब बासी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊ से हम लोग का उत्तर प्रदेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का ट से तो कोई राज्य होता नहीं, तो हम लोग ट को क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे हमारा जो ऊ पूछा है तो ऊ पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ऊ से हम लोग उत्तराखंड कर सकते हैं, हम लोग का राज्य है उत्तराखंड। अब ब से हम लोग का दिया है तो बिहार भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, पी से यानी पश्चिम बंगाल कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग बोलते हैं। और स से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्किम, क्या कर सकते हैं, सिक्किम। ठीक है, तो यानी हम लोग का ये 4 ऑप्शन है, यानी इसमें से देख लो सिक्किम। जब ये 4 राज्य मतलब कि सीमा साझा करते हैं तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। असम पूरी तरीके से कट गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल दिया, तो हम लोग के ट्रिक में भी तो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, तो यानी हम कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन ये भी सही है। लेकिन इसको लगाने से पहले हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले हम लोग कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लद्दाख दिया, दूसरा क्या दिया, हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों भी हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है जलियांवाला नरसंहार यानी कि मस्करी ऑफ द पैलेंसोन। ठीक है, जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था। तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, ऐसे कब बोल सकते हैं, जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जनरल डायर के द्वारा किया गया था। पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और दूसरा ये है कि ये किसके द्वारा किया गया था, तो जनरल डायर के द्वारा मतलब कि एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था। जनरली ये जलियांवाला बाग नरसंहार था क्या, तो ऐसे समझिए कि ये पहली बात कब हुआ, कब था, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो क्यों हुआ था, तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या था, एक क्षेत्र था बहुत बड़ा सा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग, ये क्षेत्र था। अब मान लीजिए 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी, और 13 अप्रैल को जब ये घटना हुई थी तो ये क्षेत्र बड़ा सा था, और क्षेत्र में लाखों लोग, ठीक है, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और उस क्षेत्र में मतलब कि हजारों लोग, ठीक है, एकत्रित हुए थे। लेकिन उसी समय मार्शल लॉ कानून एक लागू हुआ था, जिसमें एक साथ सभी को मतलब कि एक साथ सभी लोग नहीं हो सकते थे, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो सकते थे। जब मार्शल लॉ कानून लागू हुआ था यहाँ पे, तो ये क्या हुआ था कि तो इसी बीच में जनरल डायर करके, ठीक है, जनरल डायर करके एक मतलब कि कानून ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है, उसने क्या किया कि इस भीड़ पे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे लोग ऐसे, ठीक है, उस पे क्या किया, इन्होंने एक गोली चलवा दी। ठीक है, तो इसमें करीब बहुत सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए कुएं में मतलब कुएं के अंदर चले गए थे, कहीं कहीं पे भी। तो मतलब काफी कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 300 के आसपास लोग मारे गए। ठीक है, तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलियांवाला नरसंहार बोलते हैं, जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय गोवक मिशन, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और पूछ रहा है कि राष्ट्रीय, ठीक है, गोवक मिशन, यहाँ पे गोकुल मिशन इंग्लिश में, ठीक है, गोकुल मिशन, ठीक है, ठीक है, किसके संरक्षण से जुड़ा है, ठीक है, किसके रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी रिजर्वेशन हाँ, किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो
गोवक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गोवक यहाँ पे दिया हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है यहाँ पे भी यही वर्ड है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये तीसरा क्या है, पूरी तरीके से सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मत्स्य पालन दिया, तो हम लोग इसको भी कट कर देंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, ठीक है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसके बारे में पूछ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो आर्टिकल है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नागरिकों के लिए सम्मान, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल जो है समान नागरिक यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे जब जानते हैं कि आर्टिकल जो है 40, ठीक है, आर्टिकल 40 जो किसके लिए बात करता है, तो ये पंचायत से संबंधित, किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल जो यहाँ पे 42 है, ठीक है, और आर्टिकल जो ये है यहाँ पे जो ये है आर्टिकल 42, आर्टिकल जो 42 है, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे आर्टिकल जो 42 है वो क्या किसकी बात करता है, तो श्रमिकों के हितों की बात करता है। किसकी बात करता है, श्रमिकों के हितों की बात करता है। और यहीं पे जो आर्टिकल 44 है ये किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी भारतीय समान नागरिक संहिता की बात करता है। वही आर्टिकल 46 क्या करता है, SC ST के आरक्षण यानी आर्थिक और ST ST को शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से आरक्षण की बात करता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 44 हमारा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, आर्टिकल जो हमारा 44 है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। जो आर्टिकल 44 हमारे लिए किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 44 हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। वही हमारा जो आर्टिकल 40 है वो किससे, पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 42 श्रमिकों के हितों से संबंधित है। वही आर्टिकल 46 ST SC के आरक्षण यानी आरक्षण नहीं कह सकते कि आरक्षण नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक हित की बात करता है। किसकी बात करता है, आर्थिक और सामाजिक हित की बात करता है। आर्थिक प्लस सामाजिक हित की बात करता है आर्टिकल 46, ठीक है। तो आर्टिकल यानी हमारा 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। और ये हमारा जो तीसरा है, जो ऑप्शन तीसरा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 भारत और किस देश के बीच की आयोजित किया गया था। तो द्विपक्षीय जो अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच में होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा देश हमारे साथ जो वरुण अभ्यास में शामिल था, ये वरुण अभ्यास 2025 में किया गया था, ठीक है। और ये इसमें जो पहला एक भारत था, दूसरा कौन सा देश था, फ्रांस, भारत और फ्रांस, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी कैसा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम एनसेट 2026 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का जनरल मैथ पेपर टेस्ट लाए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल मैथ का। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वर्क एंड टाइम का सवाल है, इसको आप लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं। आपको देते हैं 30 सेकेंड के लिए। चलिए आइए सवाल पे हम चलते हैं सीधा, किस तरह से अप्रोच करते हैं कि हम सवालों को किस तरह से देखें और किस तरह से सॉल्व करें। देखिए, कह रहा है कि 9 लड़के एक काम को 360 दिनों में करते हैं। तो हम सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, जो गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। एकदम विस्तार से बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान दे के समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, 9 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 चिल्ड्रेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 360 डेज में। सोचिए, 9 लड़के 360 डेज में कर रहे हैं। अगर एक लड़का को करना होगा तो क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। अगर एक लड़के को वही काम करना होगा, एक चिल्ड्रेन को, तो कितना समय लेगा, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 9, 360 मल्टीप्लाइड बाई 9। फिर कह रहा है कि 18 पुरुष वही सेम काम को, 18 मेल जो है उसी सेम काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 72 डेज में। तो 18 मेल उसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 72 डेज में। कितने दिनों में, 72 डेज में। और 12 वुमेन भी उसी काम को कर रही हैं। तो 12 वुमेन कितने दिनों में कर रही हैं, गिवन है हमारा 12 वुमेन भी उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 162 डेज। पूछा है हमसे
कि 4 मेल 4 मेल प्लस 12 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रेन कितने दिनों में करेंगे? तो हमारा वर्क कितना आया है कितने दिनों में? 360 मल्टीप्लाइड बाई 9। देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों को हमको करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो हम क्या करें इन सभी को एक में कन्वर्ट करें। जैसे मेल है, देखिए मेल है, वुमेन और चिल्ड्रन है, सब अलग अलग है, हम किसी एक में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, क्वेश्चन करने में आसानी पड़ जाएगी। तो हम मान लीजिए चिल्ड्रन में ही कर देते हैं, तो एक चिल्ड्रन इक्वल टू कितना है, तो अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितने लड़के करेंगे, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1872 इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 9। काट दीजिए दोस्तों। देखिए अगर हम काटें इसको तो देखिए 36 से काटें, 36 10 जा 360 और इसको काटेंगे तो 2 बार में। अब ये 9 2 जा कितना होता है 18, तो कितना आ गया 10/4, 10/4 कितना आ गया 10/4 चिल्ड्रेन। उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं, तो 12 इंटू 162 इक्वल टू कितना है 360 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसको भी काट दीजिए। देखिए हम 18 से अगर काटेंगे तो 18 9 162 होता है, 18 दूना के 36 होता है, तो 20 हो जाएगा। फिर ये 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20/12 मतलब 5/3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी चिल्ड्रेन आएगा। अब इन इक्वेशन को जो आया हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, तो इसमें करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 10/4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 और प्लस यहाँ पे 10 चिल्ड्रेन ऑलरेडी है। सारा कन्वर्ट किस में हो गया, चिल्ड्रेन में हो गया। इनका वर्क कितना था 360 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसको हम काट देंगे। अगर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 4 जा भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 10 प्लस 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे कितना बचा 10 चिल्ड्रेन। टोटल कितने आ गए 40 चिल्ड्रेन। कितना वर्क है 360 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसलिए 1 चिल्ड्रेन इक्वल टू कितना करेगा, कितने दिनों में 81 डेज में। कितना दिन में 81 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, चिल्ड्रेन हो जैसे, और चिल्ड्रेन हो बॉयज हो एंड मेल फीमेल कोई भी हो, तो किसी एक में आप कन्वर्ट करके उसको निकाल सकते हैं डेज की संख्या। तो कुल कितने डेज आए 81 डेज आए। समझ में आया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन का सवाल है, इसमें किस प्रकार से अप्रोच लगाए जाएंगे आपको समझने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो हम सोचें कि आपको बस बताते हुए चले और समझाते हुए हम समझाने का भी प्रयास करें। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना होगा, हमको ध्यान देना होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है कि लेट अ पॉइंट, मान लीजिए हमारा क्या क्या कर रहा है कि देखिए एक्स वाई निकालना है। कोई भी हमारा क्या एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है P। क्या पॉइंट है P। लेट पॉइंट P, P मतलब x एंड y। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है A मतलब x एंड y क्या है, A क्या दिया हुआ है 3 एंड 6। फिर क्या दिया हुआ है B x y, B क्या दिया हुआ है
-3 एंड 4। ठीक है, अब हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे कि अगर यह पॉइंट देखिए, एक साइड ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी, इन दोनों साइड के इसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस दोनों साइड से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लगाएंगे यहां से एक और, देखिए क्या है, अंडर रूट x माइनस पहले पॉइंट का, x माइनस पहला पॉइंट क्या है 3, x प्लस 3 का x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में फिर वही क्वेश्चन हम फिर यहाँ पे भी लिखेंगे, x माइनस कितना है -3 है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का भी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग करने पर दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब रूट है दोनों साइड का क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो शेष में क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सर पेन ज़्यादा मोटा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम पुट करेंगे तो देखिए, हम जानते हैं a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या क्या होता है, बताएगा कोई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहीं पर करते जाएंगे तो देखिए x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 36 माइनस 12y। एक साइड का हो गया, फिर एक साइड को हम देखेंगे। इक्वेशन थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, ताकि ऐसे हम अगर नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्ट सर पॉइंट कैसे, वैल्यू कैसे आप रख दिए, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, फिर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए, चूंकि बीच में इक्वल का इक्वल है दोनों, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कट जाएगा, इधर देखिए प्लस 9 है, इधर भी प्लस 9 तो ये कट जाएगा, इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा कट जाएगा। इस साइड देखिए 6x बचा, इस साइड भी 6x, तो कितना हो गया लिख लेते हैं इधर 36, यहाँ 36 बचा माइनस 6x माइनस 12y, इधर क्या बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब किसी एक साइड ले जाएंगे सारी चीज़ों को उठा के, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 6x, ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12y, ये भी माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 12y, नहीं यहाँ पे 12y है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4y आ जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस इस साइड आएगा तो प्लस आएगा तो 4y बचेगा इक्वल टू 20। अब इसको हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0।
ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए जब भी हमको इसमें क्या देखना पड़ेगा कि हर एक फार्मूला, हर एक व्यवस्थित क्या हम पोजीशन को देख पा रहे हैं कि नहीं, रख पा रहे हैं कि नहीं, इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं। इसमें देखिए दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9th मंथ। देखिए यहाँ पे लिखा है पर एनम, एनम मतलब क्या होता है, ईयर, लेकिन पूछा क्या है, 9th मंथ का ही पूछा है। तो हम सबसे पहले जो जो चीज दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो चीज हमको क्या है क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन रहता है, उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 16,000। रेट दिया है, रेट कितना है 20%। और टाइम कितना दिया है 9 मंथ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज करना पड़ेगा हमको कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। इसको हम जब क्वार्टरली करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भागा देंगे और 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पीरियड हो जाएगा। कितना पीरियड हो जाएगा, 3 पीरियड। और इसमें भी रेट भी हम क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। अब हमारा न्यू रेट जो आ गया कितना आ गया, 5%। और हमारा न्यू टाइम कितना आ गया, 3 पीरियड आ गया, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए फार्मूला क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, करा ए मतलब अमाउंट होता है, ठीक, माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, मतलब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, कह रहा है पी कोश में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये हमारा अमाउंट का फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी कितना हमारा 16,000, 1 प्लस आर कितना है हमारा, न्यू आर कितना है 5, तो 5 बाई 100 कर देंगे। हमारा समय कितना है 3 पीरियड, 3 कर देंगे। तो इसको हम देखिए काट देंगे, 5 5 5 5 20। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21/20, कितना है 16,000। ध्यान दीजिए यह क्यूब, क्यूब का मतलब होता है जो नंबर रहता है उसका 3 बार गुणा करना है। तो कितना है 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 21/20, 21/20, फिर कर लेंगे 21/20। देखिए 3 जीरो से ये क्या करेगा, 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, तो पूरा 2 से क्या कट जाएगा, ये 8 दूना के 16। देखिए 21 का क्यूब कितना होता है 9,261 मल्टीप्लाइड बाई 2। कितना होता है 21 का क्यूब 9,261। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 18, 9 2 जा 18, मतलब इतना रुपया आ गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, अमाउंट। अब अमाउंट आ गया तो अमाउंट की जगह लिख देंगे 18,522 रुपीज। हमारा प्रिंसिपल कितना है 16,000, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 522, आगे 18 में से 16 जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है और भी एक रेशियो मेथड से 3 प्रकार से निकलता है। एक रेशियो मेथड हो जाएगा, एक हमारा सक्सेसिव मेथड हो जाएगा, और एक ये। तो रेशियो मेथड से अगर निकालना चाहेंगे तो हमको उसमें क्या होता है, रेट का जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हमको फ्रैक्शन में ला के करना पड़ता है, उससे रेशियो मेथड भी आ जाता है। क्योंकि हम अब आपको अभी समझा रहे हैं पूरे क्वेश्चन को विस्तार से, इसलिए ऐसे हमको एक एक पॉइंट बताना पड़ रहा है कि ये देखिए दिया हुआ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे किया जाता है। जब हम आगे की क्लास लेंगे तब उसके ऊपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेयर कैविटीज आर मेड ऑन द 2 एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर आप जानते होंगे, सिलेंडर क्या हिंदी में क्या कहते हैं, बेलना, बेलन।
हैविंग डायमीटर, उसमें 2 डायमीटर होता है, देखिए ऐसे, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक ना। ये हाइट होता है और ये यहाँ से यहाँ तक आर होता है, अगर यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें भी हम कह देंगे कि गिवन को जो जो पहले सवाल में दिया होता है उसको अगर हम लिख लेते तो हमको सवाल को समझने में थोड़ा आसानी पड़ती है। जैसे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम रेडियस निकालेंगे इसका, तो रेडियस क्या होता है, d/2 होता है, d/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि कोई सिलेंडर है, उसके जो बाहरी परत है उसको पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा। तो जब बाहरी चीजों की बात होती है सिर्फ और सिर्फ, तो हम क्या निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πr/h, किसका, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। और उसी तरह क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। तो ऊपर नीचे दोनों साइड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4πr²। ठीक है, तो टोटल जो हमारा एरिया निकलेगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा 2πr/h प्लस 4πr², ये हो जाएगा। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या है, करा कि 2π का मान कितना दिया हुआ है, गिवन हमारे पास 22/7, r कितना है 7, h कितना है 16 प्लस 4 r का स्क्वायर मतलब r को डबल बार मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक ना। अब काट दीजिए, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस इसको भी 7 से 7 उड़ा दीजिए, तो 22 चौक कितना होता है 88 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लीजिए, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और फिर 6 कैरी आया था जो हो जाएगा 70 प्लस 8 7 56, 8 7 56 5 61, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 1 2 7 5 12, 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। कितना एरिया आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर नहीं है, अब हमसे पूछा है पैसा कि हाउ मैनी कास्ट, ठोस को रंगने में लागत हमको निकालना है। तो लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, कह रहा कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराना तो कितना दे रहा है 50 पैसा, तो 50 पैसा को अगर हम रुपीज में कर लेंगे तो 1/2 रुपी हो जाएगा। ठीक, सो इसलिए 1320 अगर हमको करना होगा तो 1/2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 660 रुपीज। कितना आएगा टोटल कास्ट 660 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमारा जो अरेंजमेंट दिया होता है या तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें या तो उसको हम क्या करें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। तो हम आते हैं देखते हैं, हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में ही मान लीजिए इसको हम लगा देते हैं। ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे लगा दे रहे हैं। तो क्या है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा हुआ। इन नंबरों में सबसे छोटा कौन है 6, फिर उसके बाद कौन है 6 के बाद 14, 14 के बाद कौन है 16, 16 के बाद कौन है
26 के बाद कौन है 28 के बाद देखिए 32 के बाद क्या है 42, फिर क्या है 46, एट लास्ट क्या है 49। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमको मीडियन निकालने का एकदम आसान तरीका है कि जो सबसे बीच में होता है वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो कुल कितने नंबर है 9 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इधर, मीडियन हमारा कितना निकल जाएगा मीडियन हमारा निकल जाएगा 28। मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान देना अगर यही नंबर क्या होता ये तो ऑड नंबर है, अगर इवन होता तो उसका भी फार्मूला अलग होता है n+1/2 करके हम क्या करते हैं उसको भी निकाल। देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या है क्वेश्चन है। देखिए सुने होंगे अक्सर लोग क्या कर रहे हैं आजकल सभी लोग किसी न किसी कंपनी हुआ चाहे कोई न कोई क्या होता है शेयर मार्केट में क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा कमाने के फिराक में पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये भी 3 दोस्त हैं जिनका नाम क्या है X Y एंड Z। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या कर रहा है। कह रहे कि X Y एंड Z 3 लोग हैं, कौन है X Y एंड Z। व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, इतना रुपया और इतना रुपया और इतना रुपया तीनों लोग निवेश कर रहे हैं। गिवन है तो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन है तो क्या करेंगे हम पहले लिख लेंगे। 45,000 मान लीजिए है, एक लोग का कितना है 70,000 रुपीज़ है, एक लोग का कितना है 90,000 है। कह रहा निवेश किया 2 वर्ष के अंत में उन्होंने इतना क्या हुआ प्रॉफिट होता है 1,64,000 रुपया। तो जेड का हिस्सा बताइए। देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। चूंकि सभी के लिए समय क्या है समान है, इसलिए हम समय को क्या करें इग्नोर करें। अगर किसी का अलग अलग समय होता तो हम यहाँ पे समय का क्या करते मल्टीप्लाइड करते, लेकिन चूंकि सभी के लिए क्या है 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम इसको हम 2 को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। चलिए इसको हम रेशियो में निकालते हैं। क्या करते हैं इसका हम सभी तीनों लोग का क्या निकालते हैं रेशियो। ये 3030 क्या होगा कट जाएगा, अब 5 से काट दीजिए 5 9 5 14 5 18, इन तीनों का क्या आ गया रेशियो 9 14 18। अब पूछा है प्रॉफिट ऑफ जेड, प्रॉफिट ऑफ क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट ऑफ जेड क्या होता है जितना लाभ है क्या है 164,000 प्रॉफिट आया है 2 साल में। अब इन 2 सालों का प्रॉफिट हमारा रेशियो का सम कितना है, देखिए इनको जोड़ दीजिए, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 41, कितना आ गया 41 अपान के 41। जिसका पूछेगा उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसका पूछा है जेड का पूछा है, इसलिए हम यहाँ जेड का रेशियो क्या करेंगे लिख देंगे। तो जेड का रेशियो कितना आया है 18, कितना आया है 18, काट दीजिए आ जाएगा। देखिए 41 हम सीधे अगर पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 बार में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72,000। ये जेड का हिस्सा है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिटेबल ये क्या है इसका जेड का वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्या है मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल है। इसमें क्या कर रहा है कोई दुकानदार है 2 प्रकार की चावल रखा हुआ है और सोच रहा है कि एक सस्ता वाला चावल है एक महंगा वाला चावल है, दोनों को मिक्स करके क्या कर रहा है एक प्राइस पे बेचना चाह रहा है। तो कह रहा है किस रेशियो में वो क्या करे उसमें मिलाए कि किसी को समझ में भी ना आए और हमको क्या हो जाए प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक ना, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन के सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 कितना कीमत है 60 रुपया पर केजी, 60 रुपया केजी, और टाइप 2 का चावल का दाम कितना है 95 केजी। इन दोनों को मिला के कितने में बेचना चाह रहा है 70 रुपया पर केजी। तो लगा दीजिए एलिगेशन,
95 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यहाँ पे 70 में से करेंगे तो आ जाएगा 10। ये हमारा क्या आ जाएगा रेशियो। तो 5 से काट देंगे, 5 टू 5 जा 5 2 जा। तो हमारा किस रेशियो में वो चावल को मिला रहा है, बेच रहा है, बेचने के लिए क्या जा रहा है 5:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। लगता है हमारा लास्ट सवाल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कर एपी का ये सीरीज का सवाल है। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोपगेशन। एपी मैंने बताया ना अभी, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोपगेशन, हु सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन ऑफ 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 51 टर्म तक के नंबरों का क्या कर निकालना है, सम निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, गिवन हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एन कितना है 51। ए हमको नहीं पता तो ए हम कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड। तो हमारे पास फर्स्ट नहीं दिया लेकिन सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया है 14 एंड 18। इन दोनों का गैप कितना है दोस्तों 4 है, इसलिए यहाँ पे भी गैप 4 करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच का 4 आएगा। तो मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया 10। डी हमारा कितना है, कितने डी मतलब डिफरेंस कितना है 4 का है। अब हम एसन का क्या निकाल दें, फार्मूला लगा दें। एसन बराबर क्या होता है सम ऑफ टर्न। ये क्या है सम ऑफ टर्न, क्या कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोस्तों चाहे जितने टर्म का क्वेश्चन का अगर सवाल पूछेगा तो ये हमारा क्या है फार्मूला है जोड़ने का। तो n बराबर कितना है 51/2 a इक्वल टू हमारा कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4। कर लेंगे सॉल्व। 10 2 जा कितना होता है 20, और इसको घटाएंगे तो 51 में से एक जाएगा 50, 50 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे कितना है 51/2। फिर उसके बाद तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 220। तो 51/2 गुणे 220 काट दीजिए, 2 1 जा कर दीजिए 11 का मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11, 11 5 जा 50 प्लस 160। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार का हमको देखिए, इस प्रीवियस ईयर पेपर करने का क्या मतलब है। प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब यही है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है और अप्रोच क्या हो सकता है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सवालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब सवाल को लगाने जितना हमें टाइम लग रहा है इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, वो आपको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, नमस्कार।